अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। लास्ट टाइम हम लोगों ने थर्मल फिज़िक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम थर्मल फिज़िक्स के अंदर से जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, इसको समझेंगे। अगर आप लोग अपने इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो स्टूडेंट्स जो किसी तरह की कोचिंग क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते वो इन लेक्चर्स को सुन के अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। इसके साथ ही अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी टॉपिक के रेलिवेंट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? स्टूडेंट्स, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू चेंज इट्स डायमेंशंस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने मार्क कर रखे हैं: मैटर, चेंज, डायमेंशन। और जो कि थर्मल एक्सपेंशन है, इसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर को भी हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको कैसे चेंज करना है। तो देखिएगा, मैटर मैटर बेसिकली जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है वो तो हम फोर कंसिडर करते होते हैं, जो कि गैस, सॉलिड और लिक्विड और उसके साथ प्लाज्मा है। लेकिन यहाँ हम जनरली तीन तरह की स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, जिनमें सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसेस इंक्लूडेड हैं। तो इन तीन तरह की स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर चेंज करने से जो ये मैटर अपनी डायमेंशंस को चेंज करते हैं। यहाँ क्योंकि ज़्यादातर हम चेंज इन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी इंक्रीज चेंज होता है। चेंज दो तरह से हो सकता है, डिक्रीज या इंक्रीज। तो अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंड करवाने के लिए डायमेंशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं, और डायमेंशन में चेंज जो है ये भी इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हम इसको एक दफ़ा और समझने की कोशिश करें तो देखें, ये स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। इनका अगर आप टेम्परेचर चेंज का मतलब इंक्रीज इंक्रीज करो तो ये जो मैटर है इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इंक्रीज करती हैं। अब डायमेंशन के अंदर भी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो जब आप बात करोगे कि किसी तरह के एक मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो उसके रिस्पॉन्स में अपनी डायमेंशंस को, लेंथ को, एरिया को, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। यहाँ हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चेंज जो है वो इंक्रीज की बजाय टेम्परेचर का डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से डायमेंशंस भी डिक्रीज होती हैं। तो आसान लफ्ज़ों में, एक कोई भी मैटर है वो एक्सपेंड करता है गर्म करने के ऊपर, और ठंडा करने के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको एक एग्जांपल छोटी सी लेकर के समझ के देख लेते हैं, और एग्जांपल में हम सबसे आसान तरीका ये होता है कि सॉलिड कंसीडर करके देख लें। तो चलिए समझते हैं। एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है या कोई आयरन की रॉड है, और आप उसको किसी एक सोर्स की मदद से हीट करना शुरू कर देते हो। अब जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, सो स्टूडेंट्स, इसकी जो लेंथ है ना, अभी इस सिचुएशन के अंदर मैं सबसे आसान तरीके में अगर बताना चाहूँ तो जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, ये गर्म करने पे ना थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा। ये जो चेंज इन लेंथ आया है ना, इट इज़ बेसिकली द इंक्रीमेंट इन द लेंथ। और ये क्यों आया है? क्योंकि हमने जो इस सिस्टम का ये जो बॉडी है या ये जो हमारे पास रॉड है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है। हम जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट से कोई भी चीज़ जो है वो गर्म होगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है पहले थोड़ी सी कम थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो ये जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है, इट इज़ बेसिकली द डायमेंशनल चेंज विच अकर ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो इसको हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई मैटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। हम जानते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो सॉलिड में है, लिक्विड स्टेट में है, या गैसियस स्टेट में है, तीनों सिचुएशंस के अंदर जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो ना, तो उसकी वजह से उस बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। हमने इससे ऊपर यहाँ पर समझा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो ना, उसको
जो ऑब्जेक्ट है उसको हीट करने के लिए हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो। तो स्टूडेंट समझिएगा, जो हीट एनर्जी है ना, ये सिर्फ एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांजिशन के दौरान एग्जिस्ट करती है। जब वो बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाएगी ना, तो इस इंटरनल एनर्जी का पार्ट हो जाएगी, जो कि ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी इस हीटिंग इफेक्ट से पहले थी। मतलब बड़ी आसान लफ्ज़ों में हम बता सकते हैं कि लेट से इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी गर्म करने से पहले, वो थी लेट से आई ई, इंटरनल एनर्जी। अब आपने हीटिंग इफेक्ट से इसको गर्म किया, तो हीट एनर्जी इस सिस्टम को ट्रांसफ़र हुई। तो जितनी पहले इसकी इंटरनल एनर्जी थी, उसमें अब कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड हो गई है, जो कि हीट की वजह से थी। लेट्स कॉल्ड इट एज एच। बट अब ज़रा समझिएगा कि हीटिंग इफेक्ट के बाद ये हीट एनर्जी जब इसको ट्रांसफ़र हो गई, तो अब इसके अंदर ये हीट एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये इसी इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाएगी। तो मैं आसान लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, गर्म करने के बाद यही इंटरनल एनर्जी इटसेल्फ इंक्रीज हो जाती है। तो फिर ये भी तो समझ में आया ना कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटिंग इफेक्ट से गुजारोगे, तो उसकी वजह से इंक्रीज आएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर। इसको मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे भी समझना बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। ये ए पार्ट में एक ऐसी डायग्राम गिवन है कि जिसको अभी हीट अप नहीं किया गया है। यू कैन सी कि हर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन दे रहा है, क्योंकि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये वाला एक मॉलिक ये थोड़ा सा एक खास एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स है। और वो एम्पलीट्यूड इस ए वाली ऑब्जेक्ट के जो ये जो गिवन है डायग्राम, इसमें ज़्यादा नहीं है, एम्पलीट्यूड इसमें कम है। लेकिन इसमें देखिए वही एम्पलीट्यूड उसी मॉलिक्यूल का पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मीन्स यहाँ पर हीटिंग अभी नहीं की गई, और ये बी वाली डायग्राम में जो है ये हीटिंग इफेक्ट के बाद इसको दिखाया गया। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया मॉलिक्यूल्स का, पहले से ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया। अब देखिए यहाँ मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड नहीं थे, यहाँ तक कन्फाइंड थे। अब मॉलिक्यूल जब एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, उसकी रीज़न यही होती है कि जब आप उसको गर्म करते हो ना, तो वो मॉलिक्यूल पहले एक पोजीशन पर और उससे एक तरफ और दूसरी तरफ थोड़ी सी खास स्पेस तक वाइब्रेशन देता है। जब वो गर्म करने पे वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, तो ऑक्युपाइड स्पेस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन आ जाती है जब आप किसी भी मैटर को गर्म करते हो, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो, तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, आसान लफ्ज़ों में हम बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, ये बेसिकली दो तरह की एनर्जी पे कंसिस्ट करती है। उसमें एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल जो है उसकी, अगर आप एनर्जी की बात करो ओवरऑल, तो उसके दो पार्ट होंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। फिर जब आप इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दोगे इस मॉलिक्यूल के लिए, फिर इस मॉलिक्यूल के लिए भी सेम तरह की दो तरह की एनर्जीज, सबकी दो तरह की एनर्जीज को ऐड करने के बाद ओवरऑल जब आप इन सब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दोगे, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी जो है वो हम गेन कर पाएंगे। तो यहाँ समझिएगा, देखें जब आप एक मॉलिक्यूल की बात करते हो और उसकी वाइब्रेशन पहले से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एम्पलीट्यूड यहाँ मॉलिक्यूल की जो इंटरनल मॉलिक्यूल जो है उसकी इंटरनल एनर्जी का जो पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी, वो मीन पोजीशन पर होने की वजह से मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है, और यहाँ पर जाके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो पहले जब कम एम्पलीट्यूड था, तो मैक्सिमम अटेनेबल डिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड इज़ लेस, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी लेस रहती है। और अब क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो अब उस सिचुएशन में जो इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर गई है। इसके साथ साथ क्योंकि मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो थोड़ी सी पहले से ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर गई है। बिकॉज वी नाउ दैट के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वेयर।
अब यहाँ जो v है इट इज़ बेसिकली स्पीड। तो आसान लफ्ज़ों में हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर गई है तो उसके स्क्वेयर्ड टाइम्स अगर लेने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब हम समझ सकते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई और इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज करने की वजह से क्या इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज करेगी तो जो मॉलिक्यूल है ना वो ज़्यादा वाइब्रेशन देगा जिसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन आएगी। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से समझ गए कि क्यों हीटिंग इफेक्ट जो है वो जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज करवा करके किस तरीके से उसको एक्सपेंड करता है। दोबारा समझिएगा, हीटिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई तो वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से उसकी जो मोशन है, जो लेट्स से दिस इज़ अ सॉलिड, तो उसकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो थोड़ी सी विगरस हो जाएगी जिसकी वजह से वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है उसकी वाइब्रेशनल मोशन चूँकि इंक्रीज हो गई है इस वजह से ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। इट इज़ नोन एज एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट या थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो लेट्स समराइज थर्मल एक्सपेंशन। हीटिंग कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मैटर। गर्म करने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m टाइम्स स्पीड स्क्वायर। जब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज करी तो स्पीड भी इंक्रीज करेगी क्योंकि 1/2 m इज़ अ कांस्टेंट, m चेंज नहीं होगा तो स्पीड डेफिनेटली चेंज होगी अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने की वजह से स्पीड भी इंक्रीज होगी। स्पीड के इंक्रीज करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टर मूव करेंगे। इट रिजल्ट्स इन स्प्रेडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा थोड़ा सा कवरेज एरिया करने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूल्स, रिजल्टिंग इन द एक्सपेंशन जिसकी वजह से एक्सपेंशन आएगी। तो हीटिंग यानी कि गर्म करने की वजह से एक्सपेंशन इस तरीके से पॉसिबल होती है। इसका जो रिवर्स होता है स्टूडेंट वो भी हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। So students, let's understand what is thermal contraction. It is the reverse process of thermal expansion. समझिएगा, when substance is cooled, particle lose energy. जब आप एक गर्म ऑब्जेक्ट है जो कि कंपैरेटिवली पहले से गर्म ऑब्जेक्ट है उसको ठंडा करने की कोशिश करते हो तो उसका जो मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल वो अपनी जो पार्टिकल की एनर्जी होती है उसको लूज़ करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी का पार्ट है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और हर एक मॉलिक्यूल जो है उसकी जो मोशन है वो पहले के मुकाबले में रिस्ट्रिक्ट होने लग जाएगी और वो मॉलिक्यूल एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हो कि श्रिंकिंग कंडीशन में आ जाएगा जिसकी वजह से जो पहले इस सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा एक्सपेंड था मॉलिक्यूल हुए हुए और पूरा जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा था, अब के मुकाबले में वो पहले से क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और उसकी रीज़न क्या थी, यही कि उसने अपनी इंटरनल एनर्जी लूज़ की जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज़ होगी। अब काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। यहाँ v स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से स्पीड डिक्रीज़ हुई और उसकी जो मोशन है, क्योंकि स्पीड कम होगी तो मोशन रिस्ट्रिक्ट होगी और उसकी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन की वजह से जो सब्सटेंस है वो पहले थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, अब उसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी जो वाइब्रेशन है वो कम होगी इसलिए थोड़ी स्पेस ऑक्युपाई कर पा रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ द रिवर्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक था थर्मल एक्सपेंशन एंड द सेकेंड वन इज़ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट है जिसके अभी मिसकॉन्सेप्शन है आपको लग रहा है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो अपना ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा।
मैं उसका आंसर एज सुन एज़ पॉसिबल आपको जो है वो पहुंचाऊंगा, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, अच्छे से समझ में आया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी आपके सर्कल के अंदर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि आजकल इस टॉपिक से रेलिवेंट पढ़ रहा है फ्रॉम IGCSE, ओ लेवल और मैट्रिक, तो आप उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।